नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के भाग 3 केंद्र सरकार की। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी भारत के प्रधानमंत्री की, और इस वीडियो में बात करेंगे हम केंद्रीय मंत्री परिषद की, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद। संविधान के अनुच्छेद 74(1) में राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का उपबंध किया गया है। सभी मंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। यह मंत्रिमंडल कैबिनेट से बड़ा समूह है। ठीक, मंत्रिमंडल में केवल प्रमुख मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्री परिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं। ठीक, मंत्री परिषद जो होती है वो मंत्रिमंडल से बड़ी होती है। ठीक, अब बात करते हैं थोड़ी सी मंत्रिमंडल की। कैबिनेट मंत्री मंत्री परिषद के सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। इन्हें मिलाकर मंत्रिमंडल बनता है, जो मंत्री परिषद का प्रमुख अंग होता है। ठीक, और कैबिनेट शब्द जो है ये मूल संविधान में नहीं था। संविधान में मंत्री परिषद की ही चर्चा की गई थी। ठीक, मंत्रिमंडल की नहीं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इस शब्द को अनुच्छेद 352 में शामिल कर लिया गया तथा आपातकाल लागू करने संबंधी सिफारिश पर मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की बाध्यता आरोपित की गई है कि भैया यदि आपातकाल लगाया जाएगा तो कैबिनेट मिनिस्टर्स के साइन उस पर चाहिए ही रहेंगी। ठीक, अब बात करते हैं मंत्रियों के विभिन्न प्रकारों की। पहला, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री मंत्री परिषद के सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं और इन्हें मिलाकर ही मंत्रिमंडल बनता है, जो मंत्री परिषद का प्रमुख अंग होता है। कैबिनेट मंत्रियों को मंत्रिमंडल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है। प्रत्येक कैबिनेट मंत्री अपने विभाग, डिपार्टमेंट या मंत्रालय, मिनिस्ट्री का प्रमुख होता है। ठीक, दूसरा, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री तकनीकी तौर पर कैबिनेट मंत्री से कम महत्वपूर्ण नहीं होते, क्योंकि वेतन और भत्तों इत्यादि की दृष्टि से उनमें और कैबिनेट मंत्रियों में कोई अंतर नहीं होता। राज्य मंत्री व्यवहारिक तौर पर कैबिनेट मंत्रियों की तुलना में कम महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हें कैबिनेट अर्थात मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। ठीक, और जो राज्य मंत्री हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री तथा वे राज्य मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया गया। ठीक, अब बात करते हैं उपमंत्री की। उपमंत्री वे कनिष्ठ जूनियर मंत्री हैं जो अपने विभाग या मंत्रालय के स्वतंत्र प्रमुख नहीं होते। ठीक, प्रायः नए राजनीतिज्ञों को मंत्री संबंधी दायित्वों का आरंभिक प्रशिक्षण देने के लिए उपमंत्री बनाया जाता है कि भैया इनको सिखाने के लिए उपमंत्री बनाया जाता है। उपमंत्री या तो किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करता है, ठीक, या किसी स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के अधीन। अब बात करते हैं उप प्रधानमंत्री के पद की। संविधान में सिर्फ प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों का जिक्र किया गया है, उप प्रधानमंत्री की चर्चा नहीं की गई। इस दृष्टि से यह एक संविधानेतर पद है। व्यवहार में स्वतंत्रता के तुरंत बाद से ही इस पद का प्रयोग किया जाता रहा है। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। ठीक, वे 1947 से 1950 तक उप प्रधानमंत्री रहे। उनकी मृत्यु होने के बाद 1967 तक यह पद पुनः किसी को नहीं दिया गया। उसके बाद पुनः यह पद दिए जाने की परंपरा शुरू हो गई, जो गठबंधन सरकारों के दौर में विशेष रूप से जारी रही। और अभी तक निम्नलिखित नेताओं ने उप प्रधानमंत्री का पद धारण
किया है। पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू जी की सरकार में, ठीक, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह तथा बाबू जगजीवन राम संयुक्त, यशवंतराव चौहान, चौधरी देवीलाल फिर से उप प्रधानमंत्री, और आखिरी लाल कृष्ण आडवाणी जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे। ये पद उसी प्रकार का है जैसे मान लो आप एक स्कूल में हैं, स्कूल में मान लो फुटबॉल की एक टीम है, ठीक, तो दो लोग हैं जो कैप्टन बन सकते हैं, तो दोनों में आपसी मतभेद ना हो इसलिए एक को कैप्टन बना दिया जाता है, एक को वाइस कैप्टन बना दिया जाता है, ठीक। तो ये उसी टाइप का पद है कि भैया आपसी मतभेद से बचने के लिए एक को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, एक को उप प्रधानमंत्री, कि भैया आपसी मतभेद ना हो और देश की व्यवस्था अच्छे से चलती रहे, ठीक। अब बात करते हैं किचन कैबिनेट की। पिछले कुछ दशकों में एक और शब्द का प्रयोग चल रहा है जिसे किचन कैबिनेट कहते हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि संविधान में कहीं भी इसका उपबंध नहीं किया गया, ठीक, इसका उपबंध नहीं किया गया। यह कैबिनेट मंत्रियों के समूह का एक बहुत छोटा सा उपसमूह होता है, मतलब आप इसको मंत्रिमंडल से कंफ्यूज ना कर लीजिएगा, ठीक। ये उससे भी छोटा एक समूह है जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करता है तथा त्वरित निर्णय लेता है। कैबिनेट के बड़े आकार के कारण सभी कैबिनेट मंत्रियों को एक साथ बुलाना और निर्णय करना कि भैया क्या करें यह कठिन होता है। इसके अलावा गोपनीयता बनाए रखने की दृष्टि से भी किचन कैबिनेट का महत्व बहुत है, ठीक। नेहरू जी के समय से ही अनौपचारिक रूप में यह धारणा चली आ रही है। गठबंधन की राजनीति के दौर में किचन कैबिनेट की धारणा और ज़्यादा प्रासंगिक हो गई क्योंकि प्रधानमंत्री पूरी कैबिनेट के साथ सहज नहीं होता है गठबंधन की सरकार में, ठीक। तो जैसे कि मान लो अपन को कल को पाकिस्तान पे हमला करना है, रातों रात हमला करना है। अब मान लो कि किचन कैबिनेट में कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं। आठों को बुलाया कि भैया अपन को कल पाकिस्तान पे चढ़ाई करनी है। सब ने बोला ठीक है, अपन ने कल रात को चढ़ाई कर दी। अब पूरे मंत्रिमंडल की अपन अगर बैठक बुलाएंगे तो उसमें टाइम भी जाएगा और यह बात सबको पता भी चलेगी, तो उससे क्या होगा, बात फैलने का भी डर होता है। तो किचन कैबिनेट में क्या होता है कि बात सीक्रेट होती है, अपन ने हमला कर भी दिया, किसी को पता भी नहीं चला, ठीक। तो ये एक उदाहरण था कि अपन हो सकता है अपन कल को पाकिस्तान पे हमला कर दें, पूरा सिंध पंजाब सब लेके आए, होप सो। बात करते हैं अब मंत्रियों के दायित्वों की। संविधान में मंत्रियों पर 2 प्रकार के दायित्व डाले गए हैं। कौन सा? पहला सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक। दूसरा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक। पहला सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ कि कैबिनेट द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मंत्रिपरिषद का सामूहिक निर्णय माना जाता है। हो सकता है कि मंत्रिपरिषद के कुछ सदस्यों को किसी निर्णय से सहमति न हो, किंतु यह असहमति मंत्रिमंडल की बैठकों के भीतर ही व्यक्त होनी चाहिए, उसके बाहर नहीं। यदि मंत्रिपरिषद ने कोई निर्णय कर लिया है तो प्रत्येक मंत्री को अपनी व्यक्तिगत असहमति को महत्व न देते हुए सार्वजनिक स्तर पर उस निर्णय का समर्थन करना होगा, क्योंकि वह सरकार का निर्णय है, ठीक, किसी मंत्री विशेष का नहीं। यदि किसी मंत्री को लगता है कि वह कैबिनेट या प्रधानमंत्री के किसी फैसले से संतुष्ट नहीं है और वह उस असंतुष्टि को अपने तक रखने की स्थिति में नहीं है, तो उसे मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देकर अलग हो जाना चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं दूसरे उत्तरदायित्व की, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत अनुच्छेद 75(2) में निहित है, जिसमें कहा गया है
कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। इसका तात्पर्य है कि मंत्री सामूहिक रूप से भले ही लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर कार्यपालिका के प्रमुख के प्रति उत्तरदायी होगा। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने का वास्तविक मतलब प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करना है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो किसकी सलाह पर काम करेगा? वो करेगा प्रधानमंत्री के सलाह पर काम। यदि प्रधानमंत्री को किसी मंत्री के आचरण या कार्य के प्रति असंतोष हो जाए कि भैया ये आदमी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वह उससे इस्तीफा भी मांग सकता है और राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह भी दे सकता है कि भैया ये जो है मेरी बात नहीं मान रहे हैं, आप इनको बर्खास्त कर दें। ठीक, अब बात करते हैं मंत्री के पद की योग्यताओं की। पहला, मंत्री बनने के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य हो, और इसमें निहित है कि जो अर्हताएं मतलब जो योग्यताएं लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए हैं, वे मंत्री बनने के लिए भी हैं। क्योंकि क्या होता है, देखो मंत्री है तो वही तो आगे चलकर प्रधानमंत्री बनेगा, वही आगे चलकर राष्ट्रपति बनेगा। ठीक। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य ना हो तो, यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य ना हो तो भी अधिकतम 6 महीनों तक मंत्री रह सकता है। इतना ही नहीं, वह 6 महीनों तक प्रधानमंत्री भी बन सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति 6 महीने की नियुक्तियां बार बार करवाए और अनुच्छेद 75(5) के तहत अपनी नियुक्ति को वैध सिद्ध करने की कोशिश करे। किसी सरकार के पूरे कार्यकाल में कोई व्यक्ति दोनों में से किसी सदन का सदस्य हुए बिना अधिकतम 6 महीने के लिए ही मंत्री बन सकता है, उससे अधिक के लिए नहीं। ठीक। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद से जुड़े कुछ अन्य पहलुओं की। मंत्रिपरिषद का आकार। मूल संविधान में मंत्रिपरिषद के आकार से संबंधित कोई भी उपबंध नहीं था। तो क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो व्यक्तियों को खुश करने के लिए बोल देती थी कि भैया आपको भी मंत्री बनाया जाएगा, आपको भी मंत्री बनाया जाएगा, आप भी मंत्री बनेंगे। तो फिर संविधान के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 75(1) का अंतः स्थापित करके यह उपबंध किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसका अर्थ है कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम 83 मंत्री 83 मंत्री हो सकते हैं, क्योंकि लोकसभा की जो सीटें हैं उसकी संख्या है आपकी कितनी, 545। ठीक। तो अब बात करते हैं दल बदल विरोध से संबंधित प्रावधानों की। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा अंतः स्थापित की गई। कौन सी? 10वीं अनुसूची। शुरुआत में इसमें व्यवस्था थी कि यदि किसी दल के 1/3 सांसद या विधायक अपने दल से अलग होकर किसी अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो इसे दल बदल नहीं कहा जाएगा, इसे पार्टी का विघटन माना जाएगा। ठीक। विघटन की स्थिति में सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं की जाएगी। ठीक। लेकिन इससे जो है दल बदल की समस्या पर रोकथाम नहीं लग पाई। ठीक। फिर 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इस उपबंध को हटा दिया गया। अब कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा किसी अन्य दल में किया गया विलय ही कानूनी तौर पर मान्य होगा। यदि उससे कम सदस्य दल छोड़ने का फैसला करते हैं तो वे सदन के सदस्य नहीं रहते, उन्हें जनता से पुनः निर्वाचित होकर आना पड़ता है। उनके मंत्री बनने या
लाभ का कोई अन्य पद धारण करने पर भी कानूनी रोक है। तो चलिए आज का वीडियो हम करते हैं यहीं समाप्त। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। अगले वीडियो में मिलेंगे हम मंत्रिमंडलीय समितियों के साथ। थैंक यू।